नमस्कार गाइस, वेलकम ऑन योर सबका बायोलॉजिस्ट चैनल। गाइस, हाउ इज योर जोश? हाई गाइस, दिल थाम के बैठिए क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी को कितने समय पढ़ा जाए, कितनी बार पढ़ा जाए, किस टाइम एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी के कौन कौन से पेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में हम क्या पढ़ें, इन सभी सवालों का आपका जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो में बिना बकवास किए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी को कम से कम 4 से 5 बार जरूर से जरूर पढ़ें। और उस पढ़ने के बाद में आपको तो पता ही होगा कि आजकल बोर्ड में एमसीक्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज सॉल्व करने चाहिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज ले सकते हैं, क्योंकि पहले भी एमसीक्यूज आते थे थोड़े बहुत, लेकिन अब ज्यादा आएंगे, तो आप इस बुक की भी सहायता ले सकते हैं। जी हाँ गाइस, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी सहारा ले सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं नीट की तैयारी, तो आपको एनसीईआरटी को कम से कम 15 से 20 बार सॉल्व करना चाहिए, एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए बहुत ही केयरफुली, वर्ड बाय वर्ड 15 से 20 बार पढ़ना चाहिए एनसीईआरटी को। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप जितना बार भी एनसीईआरटी को पढ़ेंगे उतने बार कोई ना कोई एक नया क्वेश्चन निकल के सामने आएगा आपके। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मेरी क्लास 11th की बायो की बुक है और इसको मैंने ऐसे पढ़ा था, कुछ देख सकते हैं। आपको पिक्चर्स पे भी जरूर से जरूर ध्यान देना चाहिए कि ये पिक्चर किस चीज की हैं। टेबल पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीट वगैरह में ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसा कि यहीं से आप क्वेश्चन बन जाएगा, मोनेरा का बताइए, सेल टाइप बताइए। तो सेल टाइप प्रोकार्योटिक होता है, बाकी सभी में प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एनिमलिया में सभी में यूकार्योटिक होता है सेल टाइप। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, डायग्राम से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये क्या है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा देगा हेट्रोसिस्ट की जगह, और यहाँ पूछ लेगा ये क्या है, ऑप्शन में दे देगा ऑप्शन नंबर ए हेट्रोसिस्ट, ऑप्शन नंबर बी म्यूसिलेजिनियस शीथ। ये ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इन सब पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर गाइस आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सभी चैप्टर को बहुत ही डीपली पढ़ना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, टोटल जो चैप्टर हैं 22 चैप्टर्स हैं क्लास 11th की बायो में, और इन सभी को आपको बहुत ही डिटेल वाइज पढ़ना होगा और लाइन बाय लाइन रीड करना होगा, और हर एक लाइन से आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी बुक की हालत से ही कि मैंने क्लास 11th की तैयारी अपने बुक से ही की थी, बुक से ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करी थी। आप जैसा कि देख सकते हैं, इन डायग्राम पे भी जरूर से जरूर फोकस करें। देखिए, इन डायग्राम्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, इनसे सवाल आते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन सभी स्ट्रक्चरों को, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, ये सभी आपको पता होने चाहिए। ग्राफ पे भी ज्यादा से ज्यादा फोकस करने की कोशिश करिएगा। मतलब यार, अगर आपको नीट क्लियर करना है तो आपको एनसीईआरटी तो एकदम एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इन थोड़ा सा फोकस करिएगा साइंटिस्ट के ऊपर भी, क्योंकि यार डायग्राम से भी कभी कभी ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिमपोर्ट, अगर अपोजिट में है तो एंटीपोर्ट, अगर एक तरफ तो सिमपोर्ट, दोनों एक तरफ तो सिमपोर्ट, अगर खाली एक है तो यूनिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, आइसोटोनिक क्या होता है, फ्लैसिड, हाइपोटोनिक, ये सब आपको पता होना चाहिए। वाटर प्रेशर, सब आपको ये पता होने चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं,
इन चैप्टर से ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सब है ही इसी में। साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोस्फोराइलेशन, जेड स्कीम, ये सब पूछे जाते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, एटीपी सिंथेसिस थ्रो कीमो ऑस्मोसिस, ये सब पूछे जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप 11th को हल्के मत लेना। 11th को पूरा हर एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन डायग्राम को कभी मत छोड़ना, ठीक है। ये सब करना। अगर आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो हो सके तो समरी के लिए अगर टाइम बचे तो समरी भी पढ़ने की जरूर से जरूर कोशिश करना, क्योंकि समरी से भी कभी कभी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं नीट वगैरह में। अगर नहीं टाइम है तो आपने अगर चैप्टर पढ़ लिया है तो समरी नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, चैप्टर से भी आपका पूरा कवर हो सकता है। तो गाइस अब आते हैं क्लास 12th की एनसीईआरटी पे। इससे पहले आपको मैं दिखाता हूं, ये है 33 ईयर का नीट का बायोलॉजी का सैंपल पेपर। एमटीजी लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप किसी भी कंपनी का लेके सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 11th और 12th दोनों का है। देखिए, ये व्हाट इज लिविंग, ये मतलब कि एक टॉपिक वाइज भी है। इतने क्वेश्चन किस ईयर में आए हुए हैं, मेंस 2011, 2007 में ये, 2007 में ये, नीट 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये था द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर का। उसके बाद में इसमें दिया गया है ये आंसर की। उसके बाद में हिंट एंड एक्सप्लेनेशन उस इन क्वेश्चंस का, जो अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहां से देख सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ लिया है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करें। तो अब आते हैं हम क्लास 12th के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर। यह है मेरी क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं क्लास 12th में कैसे पढ़ता था। और इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी का पेज पढ़ लिया है तो उसका जो मतलब निकल रहा है आप उसको लिखने की कोशिश करें। नोट्स मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने नोट्स जो हैं इसी पे बुक पे ही बनाए थे। किस डायग्राम का क्या मतलब है ये सब मैंने इसी पे लिख रखा है। ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब। सर से बचने के लिए हमने भी नोट्स बना लिए थे कहीं ना कहीं से, ठीक है, लेकिन जो मेरे असली नोट्स थे वो इसी बुक के अंदर ही लिखे गए। मतलब कि जब मुझे पढ़ना होता था तो मैं इसी से पढ़ता था, बुक से ही पढ़ता था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब मैंने ये सब लिख रखा है। ये चैप्टर का समरी, मतलब कि इस पेज से आपको क्या समझ में आया ये यहाँ पे ये लिखा गया है, देख सकते हैं। टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये मैंने लिख रखा है कि इस चैप्टर में आखिर में है क्या क्या। ऐसे ही मैंने सभी में कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन आपसे मैं जरूर से जरूर कहता हूं कि आप अपना खुद का हैंड रिटन नोट्स बनाएं। आप भी चाहे तो ये बुक पे बना सकते हैं कि अगर आखिर में इस पेज का मतलब क्या है, क्या निकल रहा है इस पेज का मतलब।
आप भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि नोट्स भी जरूर से जरूर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम के कुछ दिनों पहले आपके नोट्स ही आपको काम आएंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप, अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं तो आप जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको या पता नहीं है या फिर आप उनको हमेशा याद रखना चाहते हैं, तो उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करने की कोशिश करें और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लिख भी लें। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन देख सकते हैं। वैसे इन चैप्टर के मेरे पास नोट्स भी हैं। कुछ चैप्टर के नोट्स मैंने बनाए थे, अपने हैंड रिटन नोट्स भी बनाए थे, लेकिन कुछ चैप्टर के जो नहीं बनाए थे वो मैंने इस बुक में ही छाप रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइस, आपसे फिर मैं कह रहा हूं कि हर डायग्राम के ऊपर जरूर से जरूर फोकस करना, क्योंकि डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप डायग्राम को हल्के में मत लेना। और अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कोई भी चैप्टर मत छोड़िए। आप हर एक चैप्टर पढ़िए, क्योंकि आपका ही फायदा होगा। और अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आप, तो बोर्ड की तरह तो आप पढ़ ही सकते हैं, लेकिन बोर्ड में भी आप 4 से 5 बारी एनसीईआरटी को जरूर से जरूर पढ़ें और उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। देख सकते हैं बायोगैस प्लांट, इसमें से मतलब कौन कौन सी गैसें निकलती हैं वो पूछ सकता है आपका। ये सभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये सब पूछ सकता है, मतलब कि डीएनए का बैंड जो होता है उस पर चार्ज कैसा होता है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है, आपको पता ही होगा, वो पॉजिटिव की तरफ एनोड की तरफ मूव करता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इसमें अगारोस जेल होता है, आपको पता होगा ये सब। ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं। ब्रूड पैरासाइटिज्म, एंडोपैरासाइट, कॉमन सेलिज्म, ये सब जरूर से जरूर सॉल्व करने की कोशिश करें, जरूर से जरूर पढ़ें। इनवर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, प्लांट्स, किसकी कितनी परसेंटेज है यहाँ पे ये जरूर पढ़ें। देखिए इसमें फिशेस जो हैं उसकी मतलब जनरेशन ज़्यादा है, फिर है बर्ड की, फिर है रेप्टाइल की, एम्फीबियन की, फिर मैमल्स की, ऐसे मतलब कि पढ़ें आप उनके आप निमोनिक्स भी बना सकते हैं कि कैसे इसको याद रखा जाए लॉन्ग टाइम तक। गाइस, निमोनिक्स भी बनाना कोई बुरी बात नहीं है, आप बनाइए निमोनिक्स, क्योंकि निमोनिक्स से भी ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रखा जा सकता है। और फिर मैं कहूंगा आपसे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने भी कुछ सॉल्व किया था, और इसको बार बार अगर आपने सॉल्व कर लिया है इसको, तो बार बार इनको रिवाइज करने की कोशिश करें ताकि आपको हमेशा याद रहें। और आपके एग्जाम टाइम में जब आपके एग्जाम आ गए हों पास, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने हैंड रिटन नोट्स रिवाइज कर रखे हैं उनको रिवाइज करने चाहिए। अगर आप सीबीएसई का बोर्ड देने जा रहे हैं तब भी आपको ये जरूर फॉलो करना चाहिए। जैसे गाइस आप देख सकते हैं, आप जैसे कि ये चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 को आप पहली बार पढ़ेंगे तो काफी टाइम लग सकता है, काफी बड़ा चैप्टर भी है। देखिए 41 पेज नंबर तक है 19 पेज नंबर से, मतलब कि आपको 2 से 2.5 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको दूसरी बार सॉल्व करोगे तो अगर पहली बार में आपके 2.5 घंटे खर्च हुए हैं तो दूसरी बार में जरूर 2 घंटे हो जाएंगे, फिर तीसरी बार में 1.5 घंटे हो जाएंगे। ऐसे टाइम जो होगा आपका कम कम होता चला जाएगा और आप रिवाइज करते चले जाओगे। अगर बीच में ही छोड़ दिया एक बार रिवाइज करने के बाद में, फिर अगर आप उठाते हैं 2-3 महीने बाद, 1-1.5 महीने बाद, तब
शायद आपको फिर से उतनी मेहनत करनी पड़े। लेकिन अगर आपने पहला चैप्टर पहली बार अगर रिवाइज करने के बाद में 1 हफ्ते के अंदर में ही आपने दोबारा अगर उसको रिवाइज कर लिया तो आपका जरूर से जरूर कम टाइम होगा, कम टाइम में ही आप इसको रिवाइज करने में सक्षम रहोगे। तो गाइस वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस आई होप जिस जोश के साथ में आपने इस वीडियो को देखा, उसी जोश के साथ में आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के बाद में पढ़ोगे भी।